इधर बैठा दो भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यव्रत मणि त्रिपाठी और मैं हूं पहल टाइम से। आज हमारे साथ हैं जनार्दन सिंह सीगरीवाल जी। जनार्दन सिंह सीगरीवाल सर प्रेजेंट टाइम में लोकसभा एमपी हैं और साथ ही साथ इन्होंने बिहार कैबिनेट में एज यूथ अफेयर्स मिनिस्टर और लेबर रिसोर्सेज मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया है। आज इन्होंने हमें थोड़ा सा समय दिया है ताकि हम इन काफ़ी सारे मुद्दों पर आज इनसे बात करनी है। बिहार में काफ़ी सारी राजनीतिक उथल पुथल भी हो रही है और एक ज़मीनी राजनेता होना कितना मायने रखता है एक ऐसे दौर में जहाँ पे डिजिटल क्रांति हो रही है और ख़ास तौर पे पिछले 7-8 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स का मोड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, जो मोडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी बदल चुका है। ऐसे समय में ऐसे पॉलिटिक्स की क्या रेलेवेंस है और अन्य काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। मैं अपने तरफ से भी पहल टाइम्स के सभी परिवार को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश में मेरी बातों को जाने का आपने समय दिया, इसलिए आपको और आपके परिवार को हृदय से बधाई। सर सबसे पहले तो मैंने जब आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आप सारण ज़िले से आते हैं। काफ़ी सामान्य पृष्ठभूमि भी आपकी, शायद आपके पिताजी भी खेती किसानी में इंक्लूडेड थे। सर वहाँ से लेके बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री तक का सफ़र, ज़रा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अगर मिशन हो और सही दिशा हो तो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राजनीति का क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, अगर मिशन से आप काम करेंगे और सही मायने में आपका प्रयास से अगर सही दिशा में होगा तो फिर हम अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। मैं शुरू से ही राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा था और उसी का प्रतिफल है कि लगातार हमारे पूज्य पिताजी एक सामान्य किसान परिवार से आते थे, कृषि करते थे, लेकिन एक सम्मान और प्रतिष्ठा परिवार का बहुत ऊंचाई तक ले जाकर खड़ा किए हुए थे। उसको जुगाते हुए हम सब ने भी यह प्रयास किया कि कैसे, किस तरीक़ा से हम अपने स्तर से सामान्य रूप से कृषि और खेती और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जीवन कैसे जिएं और समाज की सेवा कैसे करें। और उसी का आज प्रतिफल है कि आज हम सब यहाँ पहुँचने का काम किए हैं। मैं तो समझता हूँ कि मेरे इस जीवन में मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य माताजी के साथ साथ पूरे समाज और क्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। निष्ठा मेरी है ईमानदारी के साथ काम करना। जो प्रधानमंत्री जी की आज जो पहल पूरे दुनिया में हो रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, आज उस दिशा में आज जो इस तरीक़ा से देश दुनिया में स्थापित हुआ है, हम सब भी अपने क्षेत्र को, चाहे विधानसभा का क्षेत्र रहा हो, लोकसभा का क्षेत्र रहा हो, हम सब उस प्रयास में ज़रा सा भी कोई समझौता नहीं किया है। उस प्रयास को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, हमेशा इसका प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि उसी का प्रतिफल है कि जनता को विश्वास हुआ और जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उस देव स्वरूप जनता को हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करने का काम किया है। ऑफ कोर्स सर, ये तो मतलब आपकी ह्यूमिलिटी है कि आपने अपना पूरा श्रेय जो है अपने परिवार को या आम जनमानस को दे दिया। लेकिन सर मैं एक बार आपके क्षेत्र की तरफ जाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपकी एक स्पीच देखी थी लोकसभा में, जहाँ पे आपने एक बार पूछा था कि जो पशुधन है आपके ज़िले में, आपने कहा था कि पशुधन हम लोग के यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्षेत्र के विकास में, लेकिन शायद उतना ध्यान मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया है। तो मुझे ज़रा इस बारे में जानना है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं और जो आपने जिक्र किया है कि वहाँ पे जो पशुधन का विकास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है। देखिए, सीधे जो खेती करने वाला, खास कर करके खेतीहर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, वो पशुधन उनके साथ ऐड है, जुड़ा हुआ है। अगर पशु न रहें, चाहे वह दुधारू पशु हों या फिर सामान्य रूप से खेती बाड़ी में काम करने वाले पशु हों, और चाहे वो दोनों को अलावे भी पशु जो गोबर धन वह जो प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम खेत को उर्वरा बनाने का काम हम करते हैं। तो यह कृषि से इसका पूरा एक अनुनाश्रय संबंध है और खेती को
कृषक को अगर पशु से जो छोड़ दिया जाए, पशुधन से उसको हटा दिया जाए, तो खेती में कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा कठिनाई होगी। इसलिए इस पशुधन का बढ़ना यानी इस देश के विकास में एक बहुत मजबूत कड़ी है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें पशुधन को मजबूती प्रदान करनी ही होगी। और आज जिस तरीक़ा से केंद्र की सरकार, हमारे राज्य की सरकार भी पशु के बारे में, पशुओं के सुरक्षा के बारे में, पशुओं के विकास के बारे में जिस तरीक़ा से सोच रही है, वह हमें लगता है कि इसी का प्रतिफल है। हमें आज दुधारू पशु हैं तो उससे हम दूध भी लेते हैं, गोवर्धन भी लेते हैं, उनके मूत्र के भी कई एक उपयोग हो रहे हैं। और इसके अलावे भी हम उसको अगर खेतों में उनके कचरे को, उनके मूत्र और गोवर्धन को अगर डालते हैं तो उसका एक बड़ा लाभ होता है। हमारी खेत बंजर अगर भी है तो उर्वरा हो जाती है। आज जो रासायनिक माने खादों पर जो हम डिपेंड हो गए हैं और जिसके वजह से हमारे खेत भी बंजर होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हमें उससे को काटने के लिए एक सही मायने में एक मजबूत और एक अच्छी दवा के रूप में हमारे पशुधन के माध्यम से उनका दिया हुआ जो गोबर है, गोवर्धन है, उनके मूत्र हैं, वह बहुत बड़े काम करते हैं। उनके खूरों में भी इतना गुण होता है। अगर हमारे गाय हैं, हमारी भैंसें हैं, हमारे पशु अन्य जो बैल हैं, अन्य पशु हैं, अगर उनके मूत्र में भी और उनके पैरों में भी अगर यहाँ उनके पैर भी पड़ते हैं तो हम तो कहते हैं कि वह भी शुद्धता की तरफ चली जाती है। हम गौ माता का पालन करते हैं। जिस तरीक़ा से हम अपनी माँ गंगा माँ, धरती माँ, वैसे गौ माता को ही मानते हैं और गौ माता की पूजा भी करते हैं। गौ माता के पूजा के साथ साथ उनसे अमृत स्वरूप हमें वह उनके दूध भी प्राप्त करते हैं। और चाहे वह किसी भी एज लेवल के लोग हों, वह बच्चे हों या वृद्ध हों, सबको गौ माता के दूध का एक बहुत बड़ा प्रतिफल उनका मिलता है। उनको पौष्टिकता में उनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। इसलिए गोवर्धन को और गौ को और ख़ास करके पशुधन का विकास होना जो आज की सरकार कर रही है। अब हमारी यहाँ की सरकार अलग से पशुधन के लिए संरक्षण के अलग से मंत्रालय बना रखा है। पहले यह नहीं था। यहाँ पहले इसको कहीं ना कहीं से हम कृषि इत्यादि में जोड़ करके हम देखते थे, लेकिन यहाँ बना हुआ है और उस पर एक एक चीज़ों की हम पूरे समीक्षा करते हैं। आज जो हमारी जो दूध न देने वाली भी गाय हैं, उनके भी हम संरक्षण करने का काम करते हैं। आज वास्तव में ठीक है कि आज जो गौशालाएँ हैं जितनी विकसित होनी चाहिए थी, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा भले कमी भले आया हो, लेकिन उसको विकसित करने का प्रयास केंद्र की सरकार लगातार कर रही है। हम अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को विकसित करने के लिए। हम गौ खरीदने पर, खास करके देसी गायों को खरीदने पर हम अलग से अनुदान दे रहे हैं। उनको ऐसे भी वह दूसरे कहीं न चली जाएं, इस वजह से उनको पालन करने के लिए अगर दूध नहीं भी देती हैं तो उनको भी हम रखने के लिए उनके गोबर, उनके मूत्र को भी एक सामान्य रूप से उनका एकत्र करना और फिर उसको डिस्पोजल करने में हमें उसके भी पैसे देने की योजना सरकार ने बनाई है, जो नीचे तक जाने का काम करे। कई लेवल है जो पशुओं को संरक्षण देने के लिए यह केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसका लाभ हमें आने वाले दिनों में भी प्राप्त होगा। वह एक अलग से उसकी जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है, एक प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है, वह लगातार वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो फिर पूर्व के जैसा हम पशु को भी व्यापक रखने का हम काम कर सकेंगे और पूरे देश को, कृषि को, कृषक मजदूरों को उसका व्यापक लाभ होगा। जी सर, ये एक बड़ा ही थोड़ा सा अलग किस्म का प्रश्न है, क्योंकि अक्सर मैं चूँकि एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ और मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसी राजनीति से जुड़े जहाँ हम लोग, जिसे हम ज़मीनी राजनीति कहते हैं या आंचलिक राजनीति कहते हैं, जहाँ पे लोग आज तो अलग तरीके से मीडिया कैंपेनिंग होती है, पब्लिक रिलेशंस होते हैं, लेकिन एक समय था कि जब जो गांव का नेता था वो गांव के लोगों के साथ ही उठता बैठता था, उन्हीं के साथ ही खाता पीता था। उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें वो करीब करीब वही समस्याएं उनकी खुद भी होती थी। वो खुद से, वो नेता जो है, उन सारी समस्याओं को जी सकता था। लेकिन आज का जो दौर है, जैसा आप खुद देख रहे हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया कैंपेनिंग होती है, ट्विटर ट्रोल्स चलाए जाते हैं, ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि ज़मीनी राजनीति का महत्व कितना बढ़ गया है या कितना कम हो गया है? देखिए, धरती पर ग्रास रूट पर काम करने वाला का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। चाहे जो भी परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन ने होना स्वाभाविक है, नेचर का यह देन है कि परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जो ज़मीन पर काम करता है, जो वास्तविक काम करता है,
जो सबको विश्वास और साथ में लेकर के काम करता है, वह हमें लगता है कि उसका जोड़ा कोई नहीं। आज सोशल मीडिया भी है, तो जो हम काम करेंगे वही सोशल मीडिया पर जाएगा। हम अगर फॉल्स सोशल मीडिया पर कुछ चला दें तो कितना देर टिकाऊ रहेगा। सोशल मीडिया तो प्रचार और प्रसार के लिए, आज देखते भी हैं गलत गलत भी कुछ उन लोग ट्वीट करता है, गलत गलत लोग भी सोशल मीडिया पर चला जाता है, जिसके लिए सरकार भी सख्ती से काम कर रही, हुई है। कोर्ट और न्यायालय भी सख्त हुआ है जिसके ऊपर कि भाई हम गलत, आप किसी के बारे में गलतफहमी नहीं फैला सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम, फॉल्स न्यूज दे करके। लेकिन वही धरती पर आप काम कर रहे हैं, वही जो नीचे सतह पर आपका काम हो रहा है, और वह सोशल अगर मीडिया में अगर जा रहा है तो उसमें चार चांद लगेगा, उसमें और इजाफा होगा और उसमें विकास होगा। मैं यही कह सकता हूँ। यस सर, चूँकि आप श्रम संसाधन मंत्री रहे हैं और बिहार के मेरे काफ़ी सारे दोस्त रहे हैं, तो ये जो एक यूँ कहें कि धारणा बन गई है या सच्चाई है या जो भी है, कि जो बिहार में जो पलायन हो रहा है मज़दूरों का, कि ये काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो अलग अलग राज्यों में छिटक जाती है, कि वहाँ पे उनका अपना पर्सनल जो है कि उनके अपने स्टेट में उन्हें शायद रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमने ख़ास तौर पे इसे कोरोना काल में ये मामला काफ़ी उठा था कि महाराष्ट्र से बिहार में जो श्रमिक थे उन्हें वापस किया जा रहा था। बिहार में ऐसा क्या है कि अक्सर वहाँ पे जो रोज़गार के संसाधन हैं वो इतने उपलब्ध नहीं हो पाते? किस चीज़ की आपको कमी कहाँ दिखाई देती है? देखिए, बिहार की ताकत, बिहार की भुजाओं की ताकत देश को मजबूती प्रदान करने में आज से नहीं, बहुत पहले से वो लगी हुई है। और आप वहाँ भी देखे होंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सामान्य रूप से ऋषि मुनियों का क्षेत्र हो, वह बिहार उसका रहा है। नालंदा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दुनिया के लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ आज़ादी में भी एक से एक वीर बांकुड़े बिहार के हुए, जो इस भारत को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह जी की बात आप सुनिए। ऐसे में मैंने हजारों के तादाद में ऐसे उस ज़माने में भी लोग रहे हैं। ऋषि मुनियों के तरीक़ा से भी तप तपस्या करने वाली भूमि बिहार रही है, इससे इनकार आप नहीं कर। मैंने भगवान बुद्ध को भी ज्ञान अगर प्राप्त करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी बिहारी का वह जगह, बिहारी का ही वह भूमि उनको रास आया, और वही उनको ज्ञान देने का एक असली जगह वह उनको प्राप्त हुआ। हमें वहाँ अलग से, हमें बिहार के बारे में आज की जो परिस्थिति है कि हमें बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन नहीं, काम करने के लिए हम बाहर जाते हैं, पलायनवादी हम इसको नहीं कर सकते। बिहार की सरकार भी केंद्र के सरकार के सहयोग से बहुत सारी योजनाओं पर रोजगार से जोड़ने का काम किया है। वहाँ भी आप कौशल विकसित करने के लिए श्रम विभाग अलग से काम करता है कि आपके कौशल डेवलप हों, और उसमें अगर आपके कौशल डेवलप हो जाते हैं तो आपको रोजगार भी मिलता है। रोजगार आप पाने के लिए भटकते नहीं, देने वाले आप बन जाते हैं। तो इस दिशा में आज भारत की सरकार अलग से भी इसके लिए भी अलग से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना दिया। यह भी मंत्रालय दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, कभी यह मंत्रालय शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना करके अलग अलग जगहों पर लोगों के, नौजवानों के स्किल डेवलप करने का काम किया जा रहा है। वह काम वह सीधे वह रोजगार से जुड़ा हुआ काम है, और वह अपने भी उपार्जन करने का काम करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में भी हम रोजगार को वहाँ तलाशने का काम हम करते हैं। हमें आज बैंकों को भी जिस तरीक़ा से गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, और हमें लगता है कि मजबूती से उस पर पालन भी हो रहा है, और इसमें आज लाखों लाख के तादाद में हमारे युवा भी आज वहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको मैं बताऊँ, बिहार सरकार में वहाँ उद्योग विभाग ने उद्योग के माध्यम से लोगों को जोड़ने, माने युवा उद्यमी, युवा महिलाएं कर करके उनको 10 लाख रुपया सीधे सीधे उनको दिया जा रहा है। 5 लाख रुपया पूरा अनुदान है उसमें, और 5 लाख रुपया अगर वह महिला है, बच्ची है, तो उसको बिना कोई इंटरेस्ट का एक बड़े किस्त में उसको रिटर्न करना है, और अगर युवा है तो उसको 1% मात्र सूद पर रिटर्न करना है। और ऐसे इसका भी अब प्रयास लगातार वह जारी हुआ है और वह चल रहा है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को भी मिलेगा। इस सीरीज़ में अभी 1-2 ऐसे साक्षात्कार और आएंगे, उन्हें देखने के लिए और साथ ही साथ देश विदेश और अपने इलाके से जुड़ी अन्य जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।